Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसरो के बारे में। चूंकि अभी हमारा चैप्टर स्टार्स इन द सोलर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, तो उसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जिक्र आया था और साथ साथ हमारे इसरो के बारे में भी थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसरो के बारे में जानें, क्योंकि ये हमारे लिए फर्ज है कि हम भी अपनी इंडिया की आन बान शान जिसे इसरो कहा जाता है उसके बारे में जाने। और जो बच्चे इसरो में स्पेस में इंटरेस्टेड हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स बनना चाहते हैं या ये कहा जाए कि वो स्पेस इंजीनियर या स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो भी इसरो में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो इसरो है ये एक फुल फॉर्म है। किसकी फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये इंडिया की स्पेस नेशन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इसरो का हेडक्वार्टर वो आपका बेंगलुरु में पड़ता है। साथ साथ ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में ही इसका हेडक्वार्टर है एंड कहीं पे भी इसके सेंटर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। जो इसरो है इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, वो भी देश के अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो बेसिकली इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो के जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिनकी जो 12 अगस्त 1919 को बॉर्न हुए थे एंड 13 दिसंबर 1971 को इनकी डेथ हो गई थी। इनको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इस वजह से कहा जाता है, कहते हैं क्योंकि ये इसरो के फाउंडर थे और इन्होंने जो है 15 अगस्त 1969 को इसरो को फाउंडेड किया था। इन्होंने इसको उसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसरो के मिशन के बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके क्या मिशन है या कहा जाए कि इनके क्या वर्क है, ये करते क्या है। ठीक है, तो जो इसरो है ये बेसिकली स्पेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेस में जो रिसर्च होती है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्पेस में हम जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं या कहा जाए कि जो स्पेस में स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो भी हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग होती है या जो हम मौसम के बारे में पता लगाते हैं या कहा जाए कि जो हम टेलीकम्युनिकेशंस करते हैं, हमारे पास जो ब्रॉडकास्टिंग, हम जो लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, हमारे पास न्यूज़ेस आते हैं, इंटरनेट चलते हैं, हमारे पास जो शिप्स एंड एरोप्लेन्स की नेविगेशन की जाती है, इसके अलावा जो आप गूगल पे मैप देखते हैं, ठीक है, अब वो कोई से भी मैप हो, ठीक है, तो इन सभी को जो कंट्रोल करता है वो क्या है, वो कौन करते हैं, वो स्पेस में करते हैं। और हमारे इंडिया में स्पेस में जो सैटेलाइट होती है वो करती है, और हमारी इंडिया के अंदर जो उन सैटेलाइट्स को जो स्पेस में भेजती हैं उसी सैटेलाइट को कौन कंट्रोल करता है, इनको कौन सेंड करता है, तो वो करता है इसरो। तो बेसिकली इसरो जो है वो एक हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल स्पेस एजेंसी है और इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है, जिसका जो पर्पस है वो क्या है कि स्पेस से जितनी भी बेस्ड एप्लीकेशन है, क्या कहा जाए कि स्पेस में जितनी भी चीजें जानी है ना, या जितनी भी जो भी स्पेस में जो भी काम हो रहा हो, तो वो सभी के सभी जो है वो इसरो कंट्रोल करता है। ये इसरो जो है वो सारी चीजों को उसके अंदर कंट्रोल जो है ये सारे काम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसरो का दूसरा मिशन भी है वो ये क्या है कि जितनी भी रॉकेट्स हमारी स्पेस में जाती हैं तो उसको डिजाइन करना, उनको भेजना, सैटेलाइट्स को भेजना, ठीक है, और जितनी भी एक्सप्लोरेशन मिशंस होते हैं स्पेस के, वो सभी के सभी जो है वो इसरो कंडक्ट करता है। इसरो जो है वो इसरो के अंतर्गत ये सभी बातें, ये सभी चीजें की जाती हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसरो के सेंटर्स देख लेते हैं। तो इसरो के हेडक्वार्टर को हमने देख लिया कि भाई इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में पड़ता है। इसके अलावा जो देश के अलग अलग स्टेट्स में लाइक शहर हो गया, बेंगलुरु हो गया, महेंद्रगिरी, ये इसके अलावा अहमदाबाद, हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे इसरो के अलग अलग सेंटर्स हैं जहाँ पे कि स्पेस की रिसर्च की जाती है। अगर हम इसरो की सैटेलाइट्स को देखें कि भाई इसरो ने अभी तक का मतलब 28 फरवरी 2021 तक के कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, तो अभी तक इंडिया ने 342 सैटेलाइट्स 36 डिफरेंट कंट्रीज के से अभी तक के इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च की है।
और वो कब तक का डेटा है, ये भी डेटा जो है वो 28 फरवरी 2021 तक का है। ठीक है, यानी कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, याद रखिएगा 342 सैटेलाइट्स लॉन्च की है। फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो आप सिर्फ आर्यभट्ट भी इसको बोला जाता है, जिसकी जो आप देख सकते हैं ये ऐसी दिखती थी देखने में। ये 1975 को 19 अप्रैल 1975 को ये सैटेलाइट जो है वो फर्स्ट लॉन्च की गई थी इसरो के जरिए से। और जो लास्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो PSLV C51 है, जो कि 28 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, राइट। चलिए, On 15 June 2017, the Indian Space Research Organization (ISRO) launched India's heaviest rocket, geosynchronous satellite launch vehicle Mark 3 (GSLV Mark 3) along with the communication satellite. देखिए, 15 जून 2017 को इसरो ने जो है इंडिया की हेवीएस्ट रॉकेट, जिसे हम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा इसके साथ साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी थी। इस जो सैटेलाइट के जो वेट था वो 640 टन था, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी उनका जो वेट था वो 3136 kg था। राइट, तो ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि इंडिया की जो हेवीएस्ट रॉकेट है जिसका नाम जियोसिंक्रोनस है, जो कि अंतर्गत GSLV मार्क M के थर्ड इसको इसका नाम है, ये स्पेस से ही वहीं पे नाम इनके रखे जाते हैं, GSLV M के थर्ड एंड चंद्रयान 2 एंड क्लामसेट 2, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो वेट था वो 640 टन था, और जो इसके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी वो 3136 kg इसका वेट था, जितनी भी सैटेलाइट थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी तक के इंडिया की, यानी कि वर्ल्ड, इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की लाइटेस्ट सैटेलाइट, जिसके सिर्फ और सिर्फ जो वेट था वो 64 ग्राम था, वो भी इंडिया के द्वारा ही लॉन्च की गई है। और वो लॉन्च इसरो ने नहीं की है बल्कि वो नासा ने की है। ठीक है, नासा जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है, स्पेस की एजेंसी है, जिसे हम नासा बोलते हैं, उसने 2017 जून 2017 में US से नासा ने सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और जिसको कि डिजाइन करने वाले कोई एक आप ये नहीं कह सकते कोई एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे या बहुत ही बड़ा कोई इंजीनियर था, नहीं, ये हमारे इंडिया के एक तमिलनाडु के एक स्टूडेंट जिनका नाम रिफत शाहरुख था, और उनकी 6 मेंबर एक टीम थी, पूरी की पूरी टीम, उन्होंने इसको डिजाइन किया था, और इसको भी इन्होंने डिजाइन एंड डेवलप किया था। और ये इनकी जो एज थी वो सिर्फ 18 ईयर थी, और इन्होंने जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उनसे प्रभावित होकर के, या उनके मिशन को देख करते हुए, या उनके ड्रीम को सक्सेस करते हुए, इन्होंने उनके नाम पे इनका उस सैटेलाइट का नाम क्लामसेट रखा, जिसको कि इंडिया की वर्ल्ड की लाइटेस्ट सैटेलाइट का रिकॉर्ड मिला। ठीक है, जिनको आप देख भी सकते हैं, ये रिफत शाहरुख थे। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हो सकता है आप भी इससे भी लाइटेस्ट सैटेलाइट, या इससे लाइट जरूरी नहीं है लाइटेस्ट सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट आप में से कोई भी लॉन्च करे, आप में से कोई भी डिजाइन करे, जो भी आप में से कोई इंटरेस्टेड है, तो ये आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड की लाइटेस्ट सैटेलाइट का जो रिकॉर्ड है वो भी इंडिया के नाम है, जिसका कि सिर्फ वेट जो था वो 64 ग्राम था, और जिसे इंडिया के ही एक स्टूडेंट, 18 ईयर स्टूडेंट, समझ लीजिए, सिर्फ 18 ईयर स्टूडेंट, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, कोई बहुत ही बड़े इंजीनियर नहीं थे, वो सिर्फ एक इंडिया के एक 18 ईयर स्टूडेंट थे, जिनका नाम रिफत शाहरुख था। उनके अंतर्गत, यानी वो उसके लीडर थे, उस टीम के लीडर थे, और उनके जरिए से डिजाइन की गई थी, और इसको नासा ने जून 27 को US से इन्होंने लॉन्च किया था। अब हम लोग जब सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जब इंडिया अपनी खुद की सैटेलाइट का ड्रीम देख रहा था, जब इंडिया ने खुद की अपनी सेल्फ, जिसे स्वदेशी कहते हैं, सेल्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने का जब इंडिया सपना देख रहा था, तो उस सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हाथ बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहली बात ये है कि ये 2 डिकेड्स तक, है ना, 2 डिकेड्स तक ये अराउंड 2 डिकेड्स तक ये इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे और उन्होंने जो है इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उन्होंने जो है इन्होंने इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया। और इंडिजीनियस का मतलब होता है कि जो स्वदेशी हो, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो है 2 मिसाइल्स प्रोजेक्ट को भी उन्होंने इसके भी वो डायरेक्टर थे, जिसका कि ये एम था उस मिसाइल प्रोजेक्ट का, जो इंडिया जो इसका एम ये था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करें। बैलिस्टिक मिसाइल्स किसे कहते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल वैसी मिसाइल को कहते हैं कि जिसे हम किसी एक टारगेट को चुनने के बाद, लाइक हमें किसी भी टारगेट पे, है ना, हमने कोई टारगेट चुन लिया और उसको चूज करने के बाद हम उसके ऊपर एक से ज्यादा मिसाइल्स को हम उसके ऊपर अटैक कर सकें, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और इसी वजह से ही उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल्स DRDO इसके भी बहुत सारे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए वो बहुत ही बड़ा है। इंडिया की उनके अंतर्गत ही, जब इसरो के वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे तो उनके अंतर्गत ही इंडिया ने अपने फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसके अलावा इंडिया जो है वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डेवलप करने में सक्सेसफुल हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया की प्रेसिडेंट भी रहे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से स्पेशली, या कहा जाए कि फ्यूचर जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा उनको लगाव था, ठीक है। उनका कहना था कि वो जो हाई स्कूल स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली 11-12 के जो स्टूडेंट होते हैं, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि जो मिशन मेरे द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है, या जिस मिशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, या जो मिशन जो है मैं एक तो कर चुके थे, वो कुछ जो उन्होंने सक्सेसफुली मिशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, और जो आगे जिस पे वो काम कर रहे थे उसको भी आगे, जो आगे की जनरेशन है वो उसको आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए उनके बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। उनके कोर्स को पढ़ करके आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी कि आप जो है ज़िंदगी के किसी भी मैदान में हार नहीं सकते। लाइक उनका कहना है, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, कि ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम के फर्स्ट बेंच पर बैठने वाला ही इंसान जो है वो बेस्ट ब्रेन हो, यानी उसके दिमाग, जैसे कि हमारी जनरली हमारी सोच ये होती है ना कि जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले स्टूडेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। ऐसा नहीं है। अगर क्लासरूम के सबसे लास्ट बेंच में बैठने वाला एक स्टूडेंट जो कि खामोश बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि वो भी अब उस नेशन का सबसे बेस्ट ब्रेन हो, यानी कि वो भी ऐसा वो काम कर दे जो शायद कि कोई ना कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी बच्चे को या किसी भी ब्रेन को या किसी भी ह्यूमन को आप उसको अनमोटिवेटेड या ये कह सकते हैं कि आप जो है आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा उनका कहना था, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। ये बात भी बहुत ही बड़ी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि आप अपने फ्यूचर को नहीं चेंज कर सकते, जाहिर है हम अपने आने वाले कल को नहीं चेंज कर सकते, ना ही हम गुजरे हुए जो पास्ट है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, तो जो गुजर चुका वो तो हिस्ट्री बन चुका है, बट हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और आपकी हैबिट जो है वो आपके फ्यूचर को चेंज कर सकती है। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज द थिंग व्हिच यू डजंट लेट यू स्लीप, कि ख्वाब वो नहीं है, सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखें, बल्कि सपने तो वो हैं जो आपको सोने ना दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, कि आप उस वक्त तक सपने देखते रहिए। सपने का मतलब अपनी इमेजिनेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी कहना है। इसके साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कहना है कि जो इमेजिनेशन पावर होती है ना, ये नॉलेज से भी बढ़कर होती है, कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है ये आपको नॉलेज से ज़्यादा, जो आपकी जितनी भी नॉलेज है उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो होनी चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फेल के जो 4 लेटर हैं FAIL, उसमें जो फर्स्ट है F का मतलब फर्स्ट, A का मतलब अटेम्प्ट, I का मतलब इन
और एल का मतलब लर्निंग। यानी कि अगर आप फेल होते हैं तो फेल का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बस खत्म हो गया, आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, है ना। तो चलिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत सारे कोर्स भी पढ़ लिए, और लास्ट में आपको बताना चाहूँ कि अगर आप इसरो में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसरो जो है बहुत सारे एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जिनमें आपके जेईई एडवांस है, आप आफ्टर 12th उसको दीजिए। और उसके बाद इसके अलावा जो बीए बीटेक में एडमिशन जिन लोगों का है तो वो लोग भी इसरो के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम, IIST एंड बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उनको दे करके भी इसरो में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।